नमस्कार दोस्तों, कई दयाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पिछले सालों में जितने भी पूछे गए PYQ हैं उनको उनके विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी अन्य तथ्य घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए उस प्रश्न से संबंधित तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र अर्थात संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, NTA NET की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य से शास्त्र अर्थात संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अधिक से अधिक प्रश्नों का हम व्याख्या सहित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। अधिक से अधिक तथ्यों को बार बार रिवीजन कर लेना और निरंतरता के साथ अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ हम हर रोज़ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक बात और कहना चाहूँगी भाई, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो साथ साथ आपको लाइक करते हुए चलना है, और अंत में आपको कमेंट भी करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट क्लास बनाने का। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में हम देखते हैं, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। जो मैथिली भाषा है, मैथिली है, उसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है तो आपको बताना है। तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और कहाँ से निकली मैथिली और किस अपभ्रंश से निकली है, तो इसके साथ साथ मैथिली को देखते हुए और अन्य शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां निकली, किस उपभाषा का विकास हुआ, महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन क्या निकली, और अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोली निकली, किस उपभाषा से निकली और किन बोलियों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से सभी उपभाषाएं और अपभ्रंश भाषाओं से निकलने वाली बोलियां हम देख लेते हैं। किस उपभाषा से कौन सी अपभ्रंश भाषा से कौन सी उपभाषा निकली और किस उपभाषा से कौन सी बोलियां निकली। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि पश्चिमी हिंदी निकल कर आई शोरसेनी अपभ्रंश से, और राजस्थानी भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली, पहाड़ी भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली, और गुजराती भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली। इसी प्रकार से पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली, यहाँ पर देखते हैं। खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कोरवी भी है, कोरवी भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है खड़ी बोली का और अन्य नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कोरवी। पश्चिमी हिंदी से निकले कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये पांच बोलियां निकल कर आई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से निकली, सभी के सभी पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, शोरसेनी अपभ्रंश से। डायरेक्ट ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकलने वाली एक बोली है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए किस अपभ्रंश से निकली है तो शोरसेनी अपभ्रंश से। अगर ये पूछ लिया जाए किस उपभाषा से निकली है तो पश्चिमी हिंदी से। अलग अलग प्रश्नों थोड़े बहुत डिफरेंट पर ही आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, कि ये पूछा गया है ये किस अपभ्रंश से निकलने वाली बोली है, या ये पूछा गया है कि किस उपभाषा से निकलने वाली बोली है। तो हर एक प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये बोलियां निकल कर आई। इसी प्रकार राजस्थानी ये भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली, और पश्चिमी राजस्थानी निकल कर आई, जो कि मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी निकल कर आई। और पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी, इनको भी आपको ध्यान रखना है। फिर है पहाड़ी से निकल आई 3 बोलियां, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। उसके बाद फिर गुजराती भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकल कर आई
पूर्वी हिंदी से जो है 3 बोलियों का विकास हुआ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी से निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी बोली नहीं निकली या कौन सी बोली निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 3 बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ और पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मागधी से निकली बिहारी से भी फिर है 3 बोलियां निकल कर आई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों बोलियां जो है बिहारी हिंदी की है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद जो है मागधी से ही बांग्ला, उड़िया और असमिया का भी विकास हुआ। फिर है पेशाची से जो निकली है लहंदा और पंजाबी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हैं बराचड़ अपभ्रंश से निकली सिंधी और फिर मराठी अपभ्रंश से निकली महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली जो उपभाषा है वो है मराठी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 343। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई, जो कि निम्न है असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन 22 भाषाओं के नाम आपको ध्यान रखना है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। शुरुआत में इनकी संख्या 14 थी, फिर एक भाषा को और जोड़ दिया गया था संशोधन करने के बाद, फिर 3 को जोड़ा गया, फिर 4 को जोड़ा गया। किस संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया ये हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे, कर लेंगे। लेकिन आपको इन 22 भाषाओं के नाम थोड़ा सा बार बार रिवाइज कर लेने हैं ताकि परीक्षा में एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं की गई। तो आपको इन 22 भाषाओं के 1-2 बार से जो है नाम याद कर लेने हैं कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया संविधान की 22 भाषाओं में, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की जो स्थापना है वो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मद्रास की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी में मद्रास में जो है इसकी स्थापना की और इस संस्था की स्थापना दक्षिण भारत में हिंदी प्रसार के लिए किया गया और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो का नाम क्या रहा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है इसकी जो स्थापना किन्होंने की, महात्मा गांधी ने। कब की? 1927 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था, इसमें आता है बघेली, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी और पश्चिमी हिंदी में शामिल है ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के यहाँ पर जो विकास हुआ है वो शोरशेनी से हुआ है। अभी हमने पढ़ा था खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलियां हैं। तो ये आप लोगों ने देख ही ली थी यहाँ पर। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं भाई, ब्रजभाषा का प्रयोग कहाँ होता है। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा रह जाता है, तो देख लेते हैं एक बार। तो निम्नलिखित में से जो कौन सी बोली है पूर्वी हिंदी की नहीं है।
तो अभी हमने पढ़ा था अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियाँ पूर्वी हिंदी की है, लेकिन मालवी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो ब्रज बोली का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से बंगाल में होता है। ब्रज बोली बंगाल की एक उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ब्रज भाषा नहीं है बल्कि बंगाल की ये एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत जो उपबोली आती है वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता निम्नलिखित में से जो है अवहट भाषा की रचना मानी जाती है। अपभ्रंश भाषा की रचना मानी जाती है कीर्तिलता। तो जो 2 रचनाएं हैं, ये एक सेकंड भाई, इस प्रश्न में थोड़ा सा भाई डाउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर अवहट और अपभ्रंश दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा आएगी भाई, ये नहीं है। ये कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो रचनाएं है ये अवहट भाषा में लिखी गई मुख्य रूप से, लेकिन अपभ्रंश भाषा की ये जो है कही जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अवहट और अपभ्रंश भाषा में जो रचनाएं लिखी गई उनकी कीर्तिलता कीर्तिपता का ये दोनों रचनाएं जो है अवहट भाषा में लिखी गई, और जो है अवहट और अपभ्रंश भाषा में के मेल से जो है ये रचनाएं लिखी गई। और मैथिली जो में लिखी गई इनकी पदावली, गोरक्ष विजय नाटक। और ये कीर्तिलता कीर्तिपता किसकी रचना है? ये आपको पता ही है, विद्यापति जी की रचना है, जिनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1450 में मानी जाती है। तो इनकी जो संस्कृत की रचनाएं है विद्यापति जी की, वे है शिव सरवसार और गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया, पतलक वर्ण और कृत्य। ये सभी रचनाएं जो हैं इनकी विद्यापति जी की संस्कृत में लिखी गई रचनाएं हैं। और अवहट और अपभ्रंश जो भाषाएं में लिखी जाने वाली रचनाएं हैं उनमें शामिल है कीर्तिलता कीर्तिपताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्तिपताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन इन्होंने दर्शाया है। और फिर है मैथिली भाषाओं में लिखी जाने वाली विद्यापति जी की जो रचनाएं है पदावली, गोरक्ष विजय इनका नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग जो है मैथिली में लिखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो आदिकाल में अवहट भाषा में रचना करने वाले जो विद्वान थे वे अब्दुल रहमान थे। और इन्होंने जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक जो रचना है, संदेह नहीं है भाई, ये संदेश रासक है। संदेश रासक जो रचना है इनका पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य संदेश रासक भी माना जाता है। संदेश रासक इनका एक खंड काव्य संबंधी जो ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी का किस प्रकार का ग्रंथ है? इनका एक खंड काव्य है।